चलिए आगे बढ़ते हैं, 173 में आ जाते हैं। 173 में बताया गया अन्वेषण समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट। अब चार्जशीट, पुलिस चालान नाम से जाना जाता है इसको, अभियोग पत्र भी बोला जाता है इसको। 376 वाले मामलों में ये रिपोर्ट 2 माह के अंदर इन्वेस्टिगेशन पूरी करके भेजी जाएगी कोर्ट में। अगर 376 वाले मामले हुए हैं तो वहाँ पे 2 महीने में मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। बाकी मामलों में ऐसा निर्धारित नहीं है, न्यायालय देखता है अपनी सुविधा से, जब इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर भी 3-4 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके भेज ही देते हैं। सब क्लॉज 8 में 173(2) के अंतर्गत रिपोर्ट भेजी जाती है। पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजता है, जिस कोर्ट में मामला लगना हो, या जुडिशल CJM या JM को भेजते हैं, वहाँ से मामला कोर्ट में पहुँच जाता है। 173(2) की रिपोर्ट लगती है, ये चालान बोला जाता है। 173(8) है एक। अब न्यायालय कोई आदेश करता है कि भैया और जांच करो, अभी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे तथ्य आपने देखे ही नहीं है, फिर से जांच करो। तो न्यायालय एक बार इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भेज देता है जब पुलिस थाने का प्रभारी, तो दोबारा फिर जांच करता है। तो जांच करने के बाद वो क्या करता है, फिर अनुपूरक चालान भेजता है। तो ये 173(8) के अंतर्गत भेजा जाता है। अतिरिक्त रिपोर्ट के तौर पे सप्लीमेंट्री चालान बोला जाता है इसको। 174, अब देखिए, आत्महत्या आदि का पुलिस द्वारा जांच करना, रिपोर्ट देना। अब हमारे आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पे हम लोग दिमाग नहीं दौड़ाते हैं। कैसे? देखिए, किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है, कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या जीव जंतु यंत्र द्वारा, दुर्घटना द्वारा मारा गया है। फिर हम लोग सोचते हैं अब क्या होगा यहाँ पे। कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में मरा है जिनके अधीन उचित रूप से संदेह है कि मृत्यु की जा सकती है उसकी, या मारा जा सकता है, ऐसा संदेह है कुछ। तो यहाँ पर मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए सशक्त निकटतम कार्यपालक मजिस्ट्रेट को तुरंत सूचना देगा। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ज़्यादातर तहसीलदार वगैरह आ जाते हैं, इनके सामने पंचनामा बनाए जाते हैं। पंचनामा की धारा है, 5 साक्षियों के साइन करवा लेते, देखा जाता। मैंने कहा ना, मेरे गांव में एक कुशवाहा समाज का लड़का, वो लाइट चली गई तो उसने डंपर से फेस फट गया है, तो एक तार बांध के जोड़ देते ना, जिससे कनेक्शन सप्लाई हो जाता। तो कटौती होती थी, 10 बजे से लेके 2 बजे तक कटौती होती थी। तो खाना खाने बैठा ही था, तभी लाइट चली गई वो, तो उसने कहा 10 बज गए। आधा घंटे बाद वो गया तो तार कमर में कसे हुए था, वो खम्भे पे चढ़ गया। उसने तार जोड़े, जैसे एक साइड तार जोड़ा, दूसरी साइड तार जोड़ा, उसमें करंट आ रहा था, लाइट आ गई थी, करंट लगा, ऊपर से गिर गया, नीचे गिरते ही डेथ हो गई उसकी। और हम लोग खड़े हुए थे, तो पुलिस वालों ने, हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को भगाया वहाँ से, चलो भगो यहाँ से। तो हम लोग वहीं हट गए। अब वो बॉडी में एक एक जगह देखते हैं, पूरी बॉडी को देखते हैं, कहाँ निशान है, ऐसा तो नहीं मारपीट का निशान है, पूरी बॉडी को देखते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा आउटरीच करते हैं, तो थोड़ा वहाँ किसी को रहने नहीं देते। तो ये चीज़ें यहाँ पंचनामा में होती हैं, कहीं मारपीट के निशान तो नहीं, कोई मार मूर के टांग तो नहीं गया, मार के तो नहीं फेंक गया, ये तब देखते हैं कन्फर्म। जो निशान पाए जाएँ, जैसी सिचुएशन लगे उसको वो उसमें लिखते हैं, और 5 लोगों के, मोस्टली 2 लोगों के साइन करवाते हैं, 5 लोगों के पंचनामा टाइप का इसको बोल देते हैं, मृत्यु समीक्षा बोला जाता है इसको। ये सब काम पुलिस वाले करते हैं, तहसीलदार साहब खड़े रहते हैं वहाँ पे, दूर देखते रहते हैं, बस साइन कर देते हैं, लास्ट में रिपोर्ट बन जाती है। ये पंचनामा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, मृत्यु समीक्षाएं, सब क्लॉज 4 देखिएगा, इस पर OT बनता है। मृत्यु समीक्षाएं करने के लिए कौन सा सख्त है? देखो, DM साहब भी कर सकते हैं, SDM साहब भी कर सकते हैं, राज्य सरकार और DM द्वारा सशक्त कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी कर सकते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार इनको ऑथराइज कर देते तो ये भी कर सकते हैं। 175 छोड़िएगा। 176, मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच। निकटतम मजिस्ट्रेट जांच करेगा मृत्यु के कारण की, क्या कारण हो सकता है संभावित। 176 बता दी। जहाँ व्यक्ति मर गया है, गायब हो गया है, इस तरीके के साथ बलात्संग किया गया, विकथित किया गया, तो ऐसे में न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। किसके द्वारा? JM और MM द्वारा जांच की जाएगी। सब क्लॉज 3 कहती है शव को दफना दिया गया है तो शव को निकलवाने का पावर भी इन लोगों को होता है, जिस शव को ज़मीन में से निकलवाते। जैसे इस क्राइम पेट्रोल में देखते हैं ना, डेड बॉडी को गाड़ दिया है, कोई मुस्लिम है, ईसाई है, तो उसकी डेड बॉडी को निकलवाते हैं। हिंदुओं में तो दाह हो जाता तो मिलना पॉसिबल नहीं है, लेकिन दाह के बाद भी एविडेंस टिश्यू लिए जा सकते हैं, कुछ वहाँ का
कुछ मटेरियल लिया जा सकता है जिसके आधार पर लेबोरेटरी परीक्षण किया जा सकता है कि भाई इसको कुछ जहर खिला के मारा गया है, कैसे, थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, राइटली अनुमान नहीं लग सकता। चैप्टर 13 जांच और विचारणों के लिए। जांच और विचारण का मामूली स्थान क्या होगा? स्थानीय अधिकारता के अंदर वह अपराध किया गया है वही मामूली स्थान होगा, जिसकी अधिकारता के अंदर अपराध किया गया वही मामूली स्थान होगा। 170 कहते हैं। 178 जांच और विचारण का स्थान। इस पर थोड़ा आप लोग पढ़िएगा, ये धाराएं पढ़ने लायक उतनी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, तो थोड़ा इनको आप थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इस टॉपिक को अपन नहीं पढ़ेंगे, इसको अपन छोड़ेंगे। यहाँ पे सब एक धारा देखना है 188 जिस पर ओटी बनता है। भारत से बाहर किया गया अपराध 188 समझिए यहाँ पे, बाकी धाराएं आप चाहे पढ़ें नहीं पढ़ें यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। 188 पे क्वेश्चन आया, इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब कोई अपराध भारत से बाहर भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या अन्य या किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रेटेड किसी पोत विमान पर किया गया है, मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया जहां वह पाया गया। सेक्शन 3 बोलती है, 4 बोलती है, सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग क्षेत्रातीत प्रवर्तन अगर रजिस्टर्ड है भारत में तो इंडिया में माना जाएगा। भारत का नागरिक है, खुले समुद्र या अन्य पर करता है तो भारत के बाहर है, फिर भी ये माना जाएगा कि भारत के अंदर अपराध किया है। जहां पाया जाए वहीं उसको दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसे किसी अपराध की भारत में जांच और उसका विचारण केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाए। केंद्र सरकार की अनुमति लेंगे तभी यहाँ जांच और विचारण अपन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य, भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना, ये धारा बताती है 189। बस चैप्टर 14 में आ जाते हैं। कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें। कौन कौन सी शर्तें हो सकेंगी कार्रवाइयाँ शुरू करने के लिए, तो ये अपन थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। थोड़े यहाँ पर कुछ टॉपिक हो जाए, इसमें स्पीड थोड़ी कम बन पा रही है, थोड़ा लेंदी रहता है ना ये प्रोसीजर। मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराध का संज्ञान। कौन से मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेंगे? तो यहाँ लिखा है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकेंगे, किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकेंगे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट। परिवाद प्राप्त होने पर, पुलिस रिपोर्ट पर, किसी व्यक्ति की इत्तला पर या अपनी स्वयं की जानकारी पर ये संज्ञान ले सकेंगे। सीजेएम सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को सशक्त कर सकता है संज्ञान लेने के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में से संज्ञान कौन ले सकता है, तो आपको बताना है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट दोनों। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट पर टिक लगाइएगा। सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट तभी संज्ञान लेगा जब वो सशक्त किया जाए सीजीएम द्वारा, ये आपको ध्यान देना। सशक्त सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट लिखा हो तो दोनों लगाइएगा। 191 छोड़ेंगे। मामले हवाले करने की शक्ति। सीजीएम को पावर एक कोर्ट से अन्य कोर्ट में मामले हवाले कर दे। अपराधों का सेशन न्यायालय द्वारा संज्ञान 193 इम्पोर्टेंट है। तो जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, मतलब 199(2) में डायरेक्ट संज्ञान करता है। सेशन न्यायालय आरंभिक अधिकारता वाले मामलों के रूप में किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक मामला इस संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट द्वारा उसको सुपुर्द नहीं कर दिया जाता। जब तक उसको कमिट नहीं कर दिया जाता सेशन कोर्ट को मामला, तब तक वो मामले को संज्ञान नहीं करेगा सेशन कोर्ट, ये आपको ध्यान देना। 194 अपर या सहायक सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण। एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज के हवाले अगर मामला किया गया है तो उनके द्वारा विचारण के बारे में 194 बोलती है। तो बस नॉर्मल धारा। 195 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से संबंध अपराधों के लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के लिए अभियोजन। बस ये लोक न्याय के विरुद्ध और लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अपमान के अभियोजन के लिए यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे कोई भी लोक सेवक के ऊपर अगर आपको कार्रवाई करना है तो लिखित परिवाद के आधार पे ही कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे थोड़ा ये ध्यान दीजिएगा। धमकी इत्यादि के मामले में साक्षियों के लिए प्रक्रिया 195 में बताई गई है। साक्षियों के लिए परिवाद दाखिल कर सकता है ऐसा साक्षी या अन्य व्यक्ति जिसको धमकाया गया है। 196 कहती है राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन। तो ये अभियोजन के बारे में बताती है। तो और केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की मंजूरी से अभियोजन करेंगे इनको, ये आप ध्यान दीजिएगा। न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन इम्पोर्टेंट है। 197 बताती है।
तो न्यायाधीश और लोक सेवन का भी जिस गवर्नमेंट के अंदर हो, केंद्र सरकार के अधीन नियोजन तो उसकी परमिशन लेंगे, राज्य सरकार के अधीन नियोजन तो उसकी परमिशन लेंगे, फिर अभियोजन लगेगा। रिश्वत के मामले लगते हैं ना, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम में अंतः उपबंधित के सिवाय, यहाँ उसको लग रहा है लोकायुक्त अधिनियम में कि कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं, रिश्वतखोर है जज, सीधा करो कार्रवाई। तो ये देखिएगा यहाँ पे आइदर परमिशन लेके ही कार्रवाई करनी पड़ेगी। 376 वाले मामलों में स्पष्टीकरण दिया गया है। 509 के अधीन कोई अपराध किया गया, कोई मंजूरी अपेक्षित नहीं। कोई अपराधी है, मान लीजिए कोई पुलिस वाला, वो है जज है, कैसा है, बलात्कारी जज है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है तो कोई परमिशन नहीं लेना है। ये स्पष्टीकरण ध्यान दीजिएगा, IMP लगाइएगा, इसमें OT बनता है। आगे बढ़ते हैं। विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन। अब कोई न्यायालय चैप्टर 20 IPC के अधीन अपराध का संज्ञान विथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर करेगा अंतर। तो चैप्टर 20 में जितने अपराध हैं, कोई का पति क्या करता है, द्विविवाह कर लेता है, तो पत्नी FIR थोड़ी लिखाती है, अपन कहते चलो थाने FIR लिखा देते हैं, बोल देते ना। पति दूसरी शादी कर रहा है, अपन पत्नी को सलाह देते हैं वकीलों के, चलो FIR करा देते हैं, गलत सलाह है। परिवाद करना पड़ेगा आपको, CGM के साथ परिवाद कीजिए, JMFC के पास परिवाद कीजिए। परिवाद के आधार पर यहाँ लिखा है विथित किसी व्यक्ति द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। मतलब FIR नहीं करना है, परिवाद करना है। कुछ मामले हैं जिन्हें परिवाद के आधार पर डायरेक्ट सुना जाता है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती ना, इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं होती, तो परिवाद के आधार पर सुना जाता है, यहाँ पे आधार। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष लिमिटेशन है, यहाँ पे 1 वर्ष लिमिटेशन है। सब क्लॉज 6 बताती है 197 की कि कोई व्यक्ति क्या बताती है, कोई न्यायालय धारा 376 के अधीन अपराध का संज्ञान जहां ऐसा अपराध किसी पुरुष द्वारा 18 वर्ष से कम आयु की अपनी पत्नी के साथ मैथुन करता है, उस दशा में न करेगा जब अपराध किए जाने की तारीख से 1 वर्ष व्यतीत हो चुका हो। मतलब डिवोर्स हो गया है, पत्नी के साथ पृथक रह रहा है, फिर उनके साथ शारीरिक संपर्क बनता है, तो 1 वर्ष लिमिटेशन है, उसके भीतर आपको करना पड़ेगा परिवाद। नहीं करते हैं तो कोई परिवाद नहीं किया जाएगा, फिर संज्ञान नहीं करेंगे, लिमिटेशन खत्म। दुष्प्रेरण प्रश्न पर भी लागू होती है। 198 ये है, देखो क्रूअल्टी के संबंध में अभियोजन होता है। क्रूरता की गई, मान लीजिए एक पत्नी पर क्रूरता करता है, मारपीट करता है, साइकोलॉजिकल क्रूरता करता है, तो क्या परिवाद किया जाएगा, तो वो परिवाद करेगी। यहाँ लिखा है 498 के अधीन दंडनीय अपराध का संज्ञान ऐसे अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर अपराध से व्यथित व्यक्ति द्वारा उसके पिता, माता, भाई, बहन या किसी अन्य बहन के परिवार पर रक्त बहादुर न्यायालय की जा सके परिवार पर करेगा अंतर नहीं। तो यहाँ पुलिस रिपोर्ट भी लगा सकते हैं 498 में, FIR लिखाइए आप, और परिवाद भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं, परिवाद भी कर सकते हैं, पुलिस रिपोर्ट भी लिखा सकते हैं। 199 में आ जाइए, मानहानि के लिए अभियोजन विथित व्यक्ति के परिवार पर किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो मानहानि के लिए अभियोजन विथित व्यक्ति के परिवार से किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जहाँ पर व्यक्ति परंतु कहता है 18 वर्ष से कम आयु का है, जड़ पागल है, रोग या अंग सतल से ग्रस्त है, स्त्री है जो रूढ़ियों के अनुसार सामने नहीं आती लोगों के, तो न्यायालय की इजाज़त से कोई अन्य व्यक्ति परिवार दाखिल कर सकता है मानहानि के लिए। 199 2 बताती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ के प्रशासक या कैबिनेट मंत्री हैं जो के विरुद्ध मानहानि का केस है, नियोजित अन्य लोग सेशन न्यायालय सुपुर्द हुए बिना लिखित परिवाद पर कर सकता है। तो यहाँ पर लिखित परिवाद करना पड़ेगा, इनका मानहानि होता है इन लोगों का, तो लिखित परिवाद करेंगे। सेशन न्यायालय डायरेक्ट मामले को सुनता है, यहाँ पे डायरेक्ट संज्ञान करता है बिना सुपुर्दमेंट के आधार पर। सुपुर्द नहीं किया जाता मानहानि के मामले, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के डायरेक्ट संज्ञान करता है, परिवाद किए जाते हैं। चैप्टर 15 है मजिस्ट्रेटों के परिवाद, 2 चैप्टर और पढ़ना, 15 16, फिर अपन 4 से कल पढ़ने वाले हैं। परिवादी की परीक्षा। अब देखो जो परिवाद करेगा, आपने परिवाद किया है तो जज आपसे पूछेगा भैया क्या हुआ था बताओ, तो आप बताएंगे, उनको सारे कथन विवरण देंगे, तो ये परिवादी की परीक्षा होगी। 200 में परिवादी की परीक्षा होती है। 201 में ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा मामले प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है, तो परिवाद लिखित है तो वह समुचित न्यायालय में पेश करने के लिए उस भाव का पिष्ठांकन करके लौटा देंगे, जाओ भैया 2nd क्लास मजिस्ट्रेट है, हमें तो पावर है ही नहीं है, आपने गलत कोर्ट में दे दिया, ऐसा करो JMFC साहब के पास, CGM साहब के पास चले जाओ, तो वो चला जाएगा परिवाद लेके।
परिवाद लिखित नहीं है तो वो परिवादी को उचित न्यायालय में जाने का निर्देश देगा। वो बोलेगा सफिशिएंट कोर्ट में। मोस्टली अपन को परिवाद करना है तो आंखें बंद करके सीजीएम के कोर्ट में दे दो आप, तो वो लग गया। मान लो सेकंड क्लास में दे आए, मान लो उन्हें ऑथोरिटी नहीं है तो सीजीएम के पास दे दीजिए, वो संबंधित कोर्ट में भेज देता है मामला। तो सीजीएम को लगाना बेहतर होता है मेरे ख्याल से। 202 आदेश का कि जारी किए जाने को मुलतवी करना। अब यहाँ पे कुछ मामलों के लिए रोक भी सकते हैं, आदेश का कोई जारी करते हैं, समन वारंट जारी करना है, रोका जा सकता है। परिवाद का खारिज किया जाना। अब कब खारिज कर देगा? अब न्यायालय संज्ञान लेगा तो देखेगा कोई पर्याप्त कार्रवाई का आधार नहीं है, कोई दम ही नहीं है परिवाद में, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है अपराध हुआ है। अब तो ऐसा लग रहा है जबरन अपराध लगा रही हो उस पर, हटाओ, खारिज करो। तो ये संबंधित न्यायालय को खारिज करने का अधिकार 203 में है। चैप्टर 16 है मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाइयों का प्रारंभ किया जाना। इसके बारे में बताता है चैप्टर 16। देखिए, आदेश का जारी किया जाना। अब मजिस्ट्रेट कोई भी कार्रवाई करेगा या परिवाद पर या रिपोर्ट पे, मोस्टली परिवाद पर कार्रवाई करेगा तो क्या करेगा? समन मामला है तो समन जारी करेगा, वारंट मामला है तो वारंट जारी करेगा। यदि वह समझता है कि समन से भी आ जाएगा व्यक्ति तो समन भी वारंट मामले में जारी कर सकता है, दोनों काम कर सकता है समन वारंट मामले में। लिखित परिवाद पर संस्थित कार्रवाई में समन या वारंट के साथ परिवाद की एक प्रतिलिपि भी भेजी जाएगी। अगर लिखित कार्रवाई की गई तो समन और वारंट जो भेजा जाएगा उसके साथ एक परिवाद की प्रतिलिपि भेजी जाएगी, जिससे वो तैयार करके आए क्या बोल रहे हैं कोर्ट में। कोई आदेश का फीस, कोई अन्य फीस संदेह है, तब वह आदेश का तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक फीस नहीं दे दी जाती। परिवाद को खारिज कर दिया जाएगा। अगर फीस उचित समय में नहीं देते हैं आप तो खारिज कर देंगे, वहाँ भी आपको प्रॉपर फीस देना है परिवाद के साथ। 205 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। अब यहाँ पे व्यक्तिगत हाजिर होने से यहाँ पे अभिमुक्ति दी जा सकती है। किसको? परिवादी को, अभियुक्त को। किसको? व्यक्तिगत हाजिरी से अभियुक्त को अभिमुक्ति। कोई मजिस्ट्रेट समन जारी करता है, कारण प्रतीत होता है अभियुक्त व्यक्ति हाजिर से मुक्ति कर सकता है, प्लीडर द्वारा हाजिर होने की अनुज्ञा दे सकता है। तो मेमो भरवा लीजिए, इस मामला ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, आने दो, वकील साहब को आने दो, तो आ सकता है। कई बार बोलते हैं ना तो अपन 317 का आवेदन भी लगा देते हैं। यहाँ 205 है, परिवाद पे बात की गई है, 205 का यहाँ पे आवेदन लगता है, जैसे 317 का आवेदन लगता है ना। अब परिवाद पे मामला किया गया है तो परिवाद पे तो अपन लगा देते हैं 317 का आवेदन, सॉरी, और उस पर FIR वाले मामलों पे चालान आता है तो 317 का आवेदन लगा देते। लेकिन जहाँ परिवाद किया गया वहाँ वकील साहब हाजिर होना चाहते तो 205 का आवेदन लगता है। या आप किसी सीनियर से पूछिएगा तो आपको वो क्लियर कह देंगे। मेरी इस पर काफ़ी डिबेट हुई। छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन। अब छोटे अपराध किए हैं आपने समरी ट्रायल वाले तो हम आपको विशेष समन भेजेंगे, बाई पोस्ट द्वारा भेज देंगे। 1000 रुपये तक के मामले क्या होते हैं? छोटे मामले होते हैं। तो आपको डाक द्वारा हम भेज देंगे, तो आप क्या करना, मनी ऑर्डर कर दीजिए। अगर आप वो करते हैं, कन्फेस करते हैं तो मनी ऑर्डर कर दीजिए, नहीं करते तो बचाव करने के लिए अपनी कार्रवाई कीजिए। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। 207 अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि देना। अब यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। आप जब जैसे चालान कोर्ट में आ जाता है, आपने मेमो भर लिए तो मजिस्ट्रेट ट्रायल चल रहा है तो अभियुक्त व्यक्ति को दिए जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट। रिपोर्ट दी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट, जैसे प्रथम इत्तला रिपोर्ट और 161 के बयानों की कॉपी, 164 के बयानों की। अपन एक फ़ाइल पढ़ते हैं, यही सब चीज़ें तो रहती हैं उसमें, आपने पढ़ी होगी फाइल। जितने लोग कोर्ट गए हैं तो उन्होंने पढ़ी होगी, यही सब रहता है। ये क्या, जैसे मेमो दे देते हैं आप, तो मेमो दे देते हैं तो उनके यार ये वकील साहब हो गए, अच्छा तो वो ले जाना, फाइल ले जाना, वो देंगे। लंच के टाइम पे बुला लेंगे, आपको फाइल दे देंगे, मतलब यही डॉक्यूमेंट दे देंगे। अपनी फाइल में आप लगा लीजिए, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए ना। आपके पास फाइल होगी तो तब आप उसको तैयार कर सकते हैं केस को, तो वो दिए जाते हैं। ये तो 207 उसी को बताती है मजिस्ट्रेट ट्रायल में। 208 कहती है सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ देना। अब सेशन ट्रायल में भी यही चीज़ें दी जाती हैं। सेशन ट्रायल है, वहाँ पे आपने मेमो दिया, अब मेमो देने के बाद वकील अपॉइंट हो गए हैं तो वो फिर आपको टाइम देंगे। चालान आ जाता है तो फिर मेमो लगता है, मेमो लगाया, अब मेमो लगाने के बाद आप जाएंगे वहाँ पे तो वो आपको क्या देंगे, पूरे डॉक्यूमेंट दे देंगे, फाइल दे देंगे,
फाइल जेरोक्स को फाइल मिलती है, सर्टिफाइड या जेरोक्स को फाइल मिलती है, तो वो आप ले लीजिए, अपनी फाइल में लगा लीजिए और फाइल बनवा लीजिए। तो आप लोग यही तो करते हैं, फाइल बनवाते, क्लाइंट से बोल देते जाओ एक फ़ाइल लेके आओ, कुछ प्लेन पेपर लेके आओ, तमाम चीज़ें अपन बता देते हैं, उसी में ये डॉक्यूमेंट मिलते ये लगा देते, कुछ और चीज़ें आती सामने वो लगाते जाते हैं जेरोक्स वाली। तो कोर्ट में जो जमा होता जाता है उसकी प्रति आपको मिलती जाती है, वो आप अपने पास लगाते जाइए, बाबूजी से ले सकते हैं। तो यही चीज़ें सेशन ट्रायल में 208 बताती है। 209 जब अपराध अनंतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना, ये कमिटमेंट करने की पावर है 193 323 में जो दिया गया है, संज्ञान करने का पावर, वो यहाँ पे 209 के अंतर्गत कमिट होते हैं मामले। सेशन ट्रायल डायरेक्ट कोई मामले नहीं सुनता है, उसको निम्न कोर्ट द्वारा मामले भेजे जाते हैं कमिट करके। आगे देखते हैं 210 है, परिवाद वाले मामलों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण। देख लीजिए परिवाद में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और अन्वेषण क्या होगा, वो जो वही पहले में अन्वेषण करने का तरीका सेम ही रहता है। चैप्टर 17 से आगे अपन कल पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजें हैं, यहाँ से थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। कैसे ट्रायल में अपन को ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, सब ये देखना है कौन सी कहाँ पे ट्रायल होती, तो जल्दी जल्दी अपना फिनिश होगा यहाँ पे। कल देखते हैं, अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अपना टाइम मत सोचिए कि आप 2 दिन में हो रहा है 3 दिन में, ये सोचिए कि हमें समझ में आ रहा है, बस हमारे समझ में